नंबर 2 है गिव द शॉर्ट आंसर्स। डिफरेंट शॉर्ट आंसर्स हैं। अब आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन एन आयन एंड फ्री रेडिकल। डिफरेंशिएट करना है आयन एंड फ्री रेडिकल्स के दरमियान। फर्स्ट आपने डिफरेंशिएट अगर वर्ड आएगा तो आपने उसको क्या करना है, तो सबसे पहले आपने लाइन लगानी है। एक साइड पे आयन लिखना है, एक साइड पे फ्री रेडिकल लिखना है। देन उसके बाद आपने आयन का बताना है कि आयन आपके पास होते हैं। आयन इज़ अ चार्ज स्पीशीज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम और अ केमिकली बाउंडेड ग्रुप ऑफ एटम बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। आयन आपके पास एक चार्ज स्पीशीज़ होते हैं, डिफरेंट चार्जेस होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या ये जो है या केमिकल एक एटम की शक्ल में होते हैं या केमिकली बाउंडेड फार्मूला की शक्ल में होते हैं किसी भी। और ये चार्जेस आपके पास कैसे आते हैं, या एटम अगर आप एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे या ऐड करेंगे तो उसके ऊपर, उस एटम के ऊपर या उस केमिकली बाउंडेड ग्रुप के ऊपर जो है वो चार्ज आएगा तो आपके पास आयन की शक्ल इख्तियार करेगा। फॉर एग्जांपल Cl देखें, क्लोरीन में आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लार्ज शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा तो आपके पास O-2 की शक्ल आएगी। तो ये आपके पास एक आयन की शक्ल आ रही है, चार्जेस आ रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स पे, डिफरेंट चार्जेस आ रहे हैं, या 1 आता है, 2 आता है, 3 की फॉर्म में आता है। जितने इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर्ड होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करते हैं तो उसी हिसाब से उसके ऊपर चार्ज आते हैं। फ्री रेडिकल के आपके पास, फ्री रेडिकल इज़ एन एटम विच हैज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बेयर नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। फ्री रेडिकल में आपके पास कोई चार्ज नहीं होता, वो कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो बेयर नहीं करता है। मींस एक सिंगल अनपेयर्ड की फॉर्म में होता है। अनपेयर्ड मतलब कि कोई भी मालिक्यूल की शक्ल में नहीं होता, पेयर्ड नहीं बनाता किसी के साथ। फॉर एग्जांपल H देखें, हाइड्रोजन जो है वो H है, एक एटम इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्लोरीन है, क्लोरीन भी एक यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल की शक्ल में है, यहाँ पे इस पर कोई चार्ज नहीं है। जबकि आयन में अगर देखें आप, जिसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया तब उस पर चार्ज आया है। फ्री रेडिकल में यहाँ पे कोई इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड और रिमूव नहीं किया, सो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आयन और फ्री रेडिकल में डिफरेंस ये है कि इसके ऊपर चार्जेस होते हैं और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉर्पस्क्यूलर नेचर ऑफ मैटर। अब आपने बताना है कि जो सबसे नेचर में आपके पास जो मेन मैटर होता है, जो मेन आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पूरी नेचर आपकी डिपेंड कर रही होती है, वो कौन कौन से हैं। इसका आंसर है, एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एम्पिडोक्लस थॉट दैट ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ 4 थिंग्स कॉल्ड एलिमेंट्स। जितने भी आपके पास मैटर होते हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, वो 4 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। मींस 4 बेसिक चीज़ होती हैं। जितने भी यूनिवर्स में आपके पास एलिमेंट्स वगैरह हैं, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मटेरियल है, तो वो 4 चीज़ों से मिलकर बनती हैं, 4 चीज़ों पे कंसिस्ट करती हैं। फर्स्ट है आपके पास अर्थ, सबसे मेन पॉइंट है आपके पास अर्थ है। अर्थ होगा तो ही आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स होंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। एयर से ही जाहिर बात है अर्थ जो है वो सबसे मेन इसका पॉइंट है। सेकेंड है एयर, एयर में भी डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। थर्ड है वाटर, वाटर में भी जाहिर बात है मॉलिक्यूल्स है, एक एलिमेंट से मिलकर बना है। और फोर्थ है फायर। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इसके ऊपर पूरी नेचर जो है आपकी डिपेंड करती है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब आपने एनालिटिकल और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिफरेंशिएट करना है, यानी उसको डिफरेंस करना है। आंसर आपके पास क्या करना है, डिफरेंस का मैंने पहले बता दिया कि आपने सबसे पहले उसमें बीच में लाइन लगानी है। एक साइड पे एनालिटिक लिखना है, दूसरे पे इन्वायरमेंटल, मतलब जो जिसके दरमियान आप डिफरेंस कर रहे हैं, तो दोनों एक साइड पे एक और दूसरा दूसरी साइड पे। एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर। आपको पता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है वो आपके पास क्या होती है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से डीलिंग कैसे करते हैं हम, उसकी कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, उसी मैटर की कंपोजिशन भी निकालनी होगी, उसकी रीडिंग्स जो हम लेंगे वो कैसे लेंगे, तो सारा आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या आता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आपकी जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है वो आपकी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है कि इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा जो है पोल्यूट हो रहा है एलिमेंट्स है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन बींग्स पे। वो सारी जितनी भी आप स्टडी कर रहे होते हैं वो आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आती है।
फोर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मोल, मोल क्या है आपके पास। टर्न द पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में देखें, अ मोल इज़ एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंसेस। यहाँ से लेकर मोल एक आपके पास वो सब्सटेंस होता है जिसमें कितने पार्टिकल्स कंटेन होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल उसमें कंटेन होते हैं। कोई भी सब्सटेंस होगा तो 1 मोल जो है आपके पास इतने पार्टिकल्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। दिस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द नंबर इन नॉन एज एवोगाड्रो नंबर। और इस नंबर को हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ये डिटरमाइन हो गया कि इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। तो यहाँ से लेकर अमोल से लेकर Na तक इसका आंसर है। इन जितने के भी मैंने आपको मैं बुक पे निशान लगवा रही हूँ, ये सब आपने इस कॉपीज़ पे करना है, नीट एंड क्लीन विद क्वेश्चन नंबरिंग एंड प्रॉपर आंसर के साथ इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आपने डिफरेंस बताना है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में। डिफरेंस है एम्पेरिकल फार्मूला आपने पहले लिखना है, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है आपके पास, एम्पेरिकल फार्मूला इज़ अ कंपाउंड of the compound is the chemical formula that gives the simplest whole number ratio of each element। जो simplest whole number ratio होती है किसी भी chemical formula या compound की, वो आपके पास empirical formula होता है। For example CH2O and CH are the empirical formula of glucose and benzene। जो आपके पास simplest form of ratio है बेंजीन और ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का सिंपलेस्ट फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला है, और ये बेंजीन का सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला है। तो एज एग्जांपल आप ये दो लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपके पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जो एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो होती है जितने एलिमेंट्स एक कंपाउंड में या एक जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसमें कंसिस्ट कर रहे होते हैं, जो टोटल नंबर लिखना होता है वो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल C6H12O6 एंड C6H6 आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड बेंजीन रिस्पेक्टिवली। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है और बेंजीन का C6H6। टोटल ओवरऑल मॉलिक्यूल्स उसमें इतने एग्जिस्ट कर रहे थे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जितने भी किसी भी कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और एम्पेरिकल फार्मूला उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी कंपाउंड में जितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। 6 क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं 9 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम आपके पास जाहिर बात है भाप और भाप किससे मिलकर बनता है, H2O वाटर से मिलकर बनता है, यानी कि यहाँ पे फार्मूला जो आपके पास होगा वो कौन सा होगा, H2O का। तो इसका सोल्यूशन आपने कैसे फाइंड करना है, मैस ऑफ स्ट्रीम सबसे पहले ले लें। स्ट्रीम आपके पास गिवन था कि कितना मैस था, 9 ग्राम आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मैस ऑफ स्टीम, स्टीम क्या है मैंने अभी बताया कि भाप होता है, और भाप किससे मिलकर बनता है, पानी से। ज़ाहिर बात है पानी को आप गर्म करते हैं तो वो भाप की शक्ल इख्तियार करता है, तो वो क्या होता है, H2O होता है इसका फार्मूला जो होता है। और H2O का अब हमने मोलर मैस फाइंड करना है, तो एटॉमिक मैस ऑफ H1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, तो 18 ग्राम हो गया। फाइंड क्या करना है हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, और एवोगाड्रो नंबर, यानी कि एवोगाड्रो नंबर भी यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे हैं इसमें, तो वो 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। अब हमने इसके साथ क्या करना है, ये आपके पास ओवरऑल इसका फार्मूला है, उसके बाद आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। मैस आपके पास जो गिवन था वो 9 ग्राम था, मोलर मैस आपने फाइंड किया 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर था 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। 9 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो 0.5, देन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाएंगे 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्टीम जो होते हैं 9 ग्राम ऑफ स्टीम में 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। Question number 7. What are the molar mass of uranium-238 and uranium-235? अब आपने इसका मोलर मैस फाइंड करना है। 2 एटम्स दिए हुए हैं और दोनों के एटॉमिक मैस भी गिवन है, इसका मोलर मैस फाइंड करना है। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ मोलर मैस। किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो उसका मैस होता है वही उसका मोलर मैस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मोलर मैस ऑफ यूरेनियम जो है वो 238 है तो वो इक्वल है एटॉमिक मैस ऑफ यूरेनियम 238 के। सो इसमें कितने ग्राम एग्जिस्ट करेंगे, 238 ही एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इसका मोलर मैस जो है वो सेम है एज देयर एटॉमिक मैस के।
मोलर मास ऑफ यूरेनियम 235 भी एटॉमिक मास ऑफ इक्वल है एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम 235। इसमें भी कितने एग्जिस्ट करेंगे 235 ग्राम ऑफ इसका जो मोलर मास होगा वो 235 ग्राम होगा। सो इसके जो मास होंगे वो इसी का मोलर मास होता है। वह किसी भी वन मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास नंबर होता है या जो उसका मोलर मास होता है वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन molecules and 1 mole of H atoms have different masses। अब बता रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल जो है उसका मास जो है वो डिफरेंट है 1 मोल ऑफ H एटम के साथ। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल्स, अब यहाँ पे मालिक्यूल्स यानी H2 की शक्ल बता रहे हैं। H2 है जो है 1 मोल ऑफ H2 है वो डिफरेंट है H एटम से। कैसे? तो अब देखें एटॉमिक मास ऑफ H जो है एटॉमिक मास H, इसका एटॉमिक मास कितना होता है AMU होता है, यानी 1 मोल ऑफ H 1 ग्राम होता है। जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस का वो उसका एटॉमिक मास की इक्वल होता है, यानी 1 ग्राम हो गया। मालिक्यूलर मास ऑफ H2, मालिक्यूलर मास यानी H2, अभी दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, एक H एटम का और एक H2 मालिक्यूल्स का। तो H2 कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एटॉमिक मास ऑफ H मल्टीप्लाई बाई 2 एलिमेंट हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 AMU। तो 1 मोल ऑफ H2 कितना हो गया 2 ग्राम। सिंस द मालिक्यूलर मास ऑफ H2 इज़ ट्वाइस टू एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मोलर मास ऑफ H एटम। तो आपके पास बता रहे हैं कि जो मालिक्यूलर मास ऑफ H2 है वो उसके डबल है उसके एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ मालिक्यूल। दैट्स वाई जो मोलर मास है H एटम का वो डिफरेंट है H2 मालिक्यूल से। देखें ना, इसमें ये देखें H2 जो है वो इसके डबल आ रहा है। यहाँ पे 2 ग्राम है H2 मालिक्यूल और यहाँ पे H जो है H एटम जो है वो 1 ग्राम है, मीन्स के ये इसके डबल है। इस वजह से इनका मोलर मास जो है वो आपस में डिफरेंट है। सो इसी तरह से आपके ये शॉर्ट आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। ये भी आपने सब नीट एंड क्लीन कॉपीज़ पे करने हैं सब ने, और इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी।